नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। प्रधानमंत्री ने कहा, तेजी से बदल रहा है भारत। एक नया भारत बनाने की हर जगह दिखाई दे रही प्रतिबद्धता। सरकार की योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को दिए नए पंख। मोदी सरकार 3.0 की वर्षगांठ पर जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, साहसिक फैसले लेने वाली सरकार ने पेश की पारदर्शिता की नई मिसाल। पिछले 11 वर्षों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर बढ़े हैं आगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा मुख्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी। सरकार के कार्यों का लेखा जोखा प्रदर्शित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। मुंबई के ठाणे में चलती ट्रेन से गिरे कई यात्री, 4 की मौत, 9 घायल। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। सरकारी खर्च पर किया जाएगा घायलों का इलाज। और देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी। तेलंगाना दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से की चर्चा। कहा, हमारा उद्देश्य हर किसान करे उन्नत खेती। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं हमारी खास कवरेज। सेवा सुशासन के 11 साल। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले साल 2024 में आज ही के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी। इस तरह आज उनके प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियों को कुछ इस तरह से सामने रखा है। इसमें अभी तक की उन योजनाओं का लेखा जोखा है जिसकी वजह से अंत्योदय तक सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ का उल्लेख है। गरीब कल्याण, युवाओं के लिए अवसर, किसान, महिलाओं को उनके अधिकार, मध्य वर्ग के लिए आसान बनाने वाली योजनाएं, उद्यमियों के लिए बनाई गई नीतियां, सड़क और रेल क्षेत्र में बढ़ती कनेक्टिविटी जैसे तमाम क्षेत्रों में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भाजपा मुख्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी जिसमें सरकार के 11 साल के कार्यों को दिखाया गया है। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, ये प्रदर्शनी इस आधार पर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो कार्य हुए हैं वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले कार्य हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार एक असरदार सरकार है। पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2014 से पहले की सरकार को भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से हम नकारात्मक से सकारात्मक राजनीति की तरफ आए हैं।
2014 से पीछे जाओ इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वॉज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। जेपी नड्डा ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सोच रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी, वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुले, इस पर मोदी सरकार ने लगातार ध्यान दिया। शिक्षा से लेकर कौशल विकास तक इस दिशा में कितने ही बड़े कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने और स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती की दिशा में भी 11 वर्षों में निर्णायक प्रयास किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश भारत में सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। बीते 11 वर्षों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुले हैं। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 30 साल से ज्यादा वक्त के बाद मौजूदा शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प कर दिया है। पीएम कौशल विकास योजना के लॉन्च होने के बाद से 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा हुई हैं। युवाओं के लिए नए औपचारिक रोजगार सृजित करने के लिए मोदी सरकार की प्राथमिकता की सफलता को नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में भारी वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। सरकार ने केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियों के लिए रोजगार मेला शुरू किया। आज युवा भारत का आत्मविश्वास, भारत के उज्जवल भविष्य की नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रूप में देख रहे हैं। हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में अपार अवसर है। सरकार का जोर सिर्फ रोजगार सृजित करने पर नहीं, बल्कि उद्यमिता का विकास, युवाओं को रोजगार खोजने वाले से रोजगार देने वाला बनाने पर भी है। 2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया से केंद्र की मोदी सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। पिछले 11 वर्षों के दौरान सरकार अपने सभी लक्ष्यों और प्रयासों में युवाओं का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए मेट्रो सेवा का विस्तार 23 शहरों तक किया गया है, जबकि 2014 से पहले 5 शहरों में ही मेट्रो कनेक्टिविटी थी। इसके साथ ही रेरा के कारण सही समय पर घर मिलने, भीम यूपीआई के जरिए भुगतान के आसान होने और ई फाइलिंग के माध्यम से कर देनदारी आसान और परेशानी से मुक्त हुई है।
पिछले 11 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य क्षेत्र प्रमुख मुद्दों में से एक रहा। कोविड जैसी महामारी के दौरान न केवल देश में टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी टीका देकर जीवन बचाए गए। सभी के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्राथमिकता है। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की। ये योजना भारतीयों को चिकित्सा पर खर्च के बोझ से बड़ी राहत दे रही है। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कई राज्यों में नए एम्स और बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। सरकार ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न उपायों के माध्यम से अपने नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। विकास की नई गाथा लिख रहा भारत सुरक्षा के मोर्चे पर भी शक्ति और जोश से भरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। उधर विकास के प्रयासों में तकनीक के समावेश ने जीवन बेहतर बनाने में मदद की है। वहीं इंफ्रा विकास की अभूतपूर्व रफ्तार आर्थिक प्रगति की नई गति साथ लाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर देश के बीते 11 वर्ष आत्मविश्वास से भरे और आत्मनिर्भरता को समर्पित रहे। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान हो या नक्सली हिंसा पर नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर चुनौती का देश ने निर्णायक जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ-पूछ कर बेरहमी से मार डाला। भारत ने इस आतंकी कायरता का करारा जवाब दिया और घर में घुसकर आतंक के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद के लिए आगे आई तो उसे भी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी नई नीति स्पष्ट कर दी। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का बेहद अहम पहलू है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत के रक्षा उत्पादन की धूम आज वैश्विक स्तर पर है। कभी रक्षा आयात पर निर्भर देश आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत के जिन रक्षा उत्पादों की जबरदस्त मांग है, उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज गति की इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉर्पीडो शामिल हैं। इन उपलब्धियों के बाद भी देश यहीं नहीं रुकने वाला। देश ने 2029 तक 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ताकि भारत रक्षा विनिर्माण का ग्लोबल हब बन सके। रक्षा क्षेत्र सहित बढ़ते निर्यात के पीछे एक बड़ा कारण देश की तकनीकी उत्कृष्टता भी है। इस तकनीकी विकास ने गांव में ऑप्टिकल फाइबर से लेकर अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने तक सब कुछ संभव कर दिखाया है।
2,14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या 11 वर्षों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 285% बढ़ना। इससे स्पष्ट होता है कि तकनीक से आया बदलाव जमीनी स्तर तक पहुंचा है। देश तेजी से 1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इस उपलब्धि के पीछे एक बड़ी वजह इंफ्रा विकास है, डिजिटल इंफ्रा हो या अन्य आधारभूत ढांचा। 2014 के बाद 86 एयरपोर्ट चालू होने, केवल 5 वर्षों में 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर्स के निर्माण, पंबन ब्रिज और चिनाब ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार, ये सभी उपलब्धियां देश की स्पीड और स्केल को दिखाती हैं। रफ्तार भर्ती, सैकड़ों वंदे भारत ट्रेन हो या लोकोमोटिव और कोच निर्माण में नए कीर्तिमान, विकसित भारत की यात्रा पूरी शान और रफ्तार से आगे बढ़ती साफ देखी जा सकती है। तो इन 11 वर्षों में विकसित भारत की स्पष्ट तस्वीर नजर आ रही है। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। महाराष्ट्र में ठाणे के दीवा और मुंब्रा रेलवे स्टेशनों के बीच सुबह करीब 9:30 बजे एक लोकल ट्रेन से यात्री पटरी पर गिर गए, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक रेलवे का पुलिसकर्मी भी शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि रेलवे ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये हादसा उस समय हुआ जब कसारा जा रही लोकल ट्रेन के फुटबोर्ड पर यात्रा कर रहे यात्री और CSMT की ओर आ रही ट्रेन से लटक कर सफर कर रहे यात्रियों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे कई लोग गिर पड़े। घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को ठाणे के जुपिटर अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। सरकार घायलों के इलाज का भी खर्च उठाएगी। जो 13 लोग इंजर हुए थे उनमें से 4 व्यक्तियों की डेथ हुई है। इनके अलावा बाकी 4 व्यक्तियों के ऊपर अभी उपचार चल रहे हैं। दीवा और मुंब्रा स्थानकों के बीच में ये घटना हुई थी। इसी घटना को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे बोर्ड ने अभी रेट्रोफिटमेंट का जो रेक अभी मुंबई सबअर्बन सिस्टम में चल रहे हैं, उन सभी रेक्स में रेट्रोफिटमेंट का करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते हम लोग ऐसी घटनाओं का भविष्य में बचाव कर पाएंगे। उसी के साथ में जो नए रेक आएंगे वो सारे रेक AC रेक नए आएंगे, इसका निर्णय लिया गया है। और उन्हीं के साथ साथ में आप सभी के माध्यम से हम यात्रियों से ये अनुरोध करते हैं कि कृपया फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल ना करें, जिसके चलते हम ऐसी घटनाओं को रोक सकें। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस की राष्ट्रीय लाइब्रेरी बिब्लियोथेक नेशनले डी फ्रांस का दौरा किया। विदेश मंत्री ने फ्रांस की राष्ट्रीय लाइब्रेरी में अमूल्य कृतियों को देखा। कृतियों में व्यास के महाभारत के पहले भाग के बंगाली लिपि संस्करण शामिल थे। साथ ही संस्कृत और तमिल में प्राचीन भारतीय व्याकरण और शब्दावली पर शास्त्रीय ग्रंथ भी देखे। उन्होंने प्रसिद्ध रंगमाला पेंटिंग एल्बम भी देखा, जो भारतीय शास्त्रीय कला और आध्यात्मिक विषयों के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर एस जयशंकर ने लाइब्रेरी के संग्रहालय का भी दौरा किया, जो दुनिया भर से सदियों पुरानी साहित्यिक और कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करता है।
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए फ्रांस के नीस में हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का वीडियो साझा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के संबोधन के साथ हुआ। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया के 150 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतिष्ठित सभा के समक्ष राष्ट्रपति मैक्रों ने महासागरों को बचाने के लिए बहुपक्षीय लामबंदी का तत्काल आह्वान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिव राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट के अंतर्गत शुरू की गई भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे की गौरव यात्रा के अंतर्गत शुरू होने वाली ये ट्रेन आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के स्पर्श से पवित्र हुए कई स्थानों पर ले जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार भी उपस्थित रहे। जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत पवेलियन को दुनिया भर के शीर्ष 5 मंडपों में शामिल किया गया है। ये मंडप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में तैयार किया गया है। ओसाका एक्सपो 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसमें 160 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इस एक्सपो की कुछ तस्वीरों को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वर्ल्ड एक्सपो 2025 में लगाए गए भारत पवेलियन में कलमकारी सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। ओसाका में ये लोगों के लिए रुचि का केंद्र बन गया है। कलमकारी एक प्राचीन भारतीय कला है जो हाथ से पेंट किए गए या ब्लॉक प्रिंट किए गए सूती कपड़ों पर आधारित है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप MSC इरीना आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विंझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर पहुंचा। इस जहाज को पोर्ट पर लगाने का काम शुरू हो गया है। इस जहाज को TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज माना जाता है। TEU का मतलब है एक 20 फुट के कंटेनर के बराबर की जगह। इससे जहाजों की माल ढोने की क्षमता का पता चलता है। MSC इरीना में 24,346 TEU कंटेनर रखने की क्षमता है। इस जहाज की लंबाई 399.9 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है। ये एक फीफा द्वारा तय फुटबॉल के मैदान से लगभग 4 गुना बड़ा है। MSC इरीना को एशिया और यूरोप के बीच बड़ी मात्रा में कंटेनर ले जाने के लिए बनाया गया है। ये व्यापार मार्गों और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। MSC इरीना को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और उसी वर्ष अप्रैल में इसकी पहली यात्रा शुरू हुई थी। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता। और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और अब बात विकसित कृषि संकल्प अभियान की। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान
जोर शोर से जारी है। किसानों को हो रही समस्या के बारे में लगातार चर्चा और समाधान की कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में तेलंगाना दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि खेती में जबरदस्त प्रगति हुई है। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य भी यही है कि हर किसान उन्नत खेती करे और कम लागत में अधिक उत्पादन हो। खेती में अभिनव उन्नति हुई है, जबरदस्त प्रगति हुई है। उनके कार्यकाल में 44% से ज़्यादा कृषि का उत्पादन बढ़ा है। हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य यही है कि हर किसान उन्नत खेती करे, उत्पादन बढ़ाए, लागत घटाए, अलग अलग चीज़ें पैदा करे कई, ताकि उसकी आमदनी बढ़े और खेत के अन्न के भंडार भरे। तो विकसित कृषि से ही विकसित भारत की तस्वीर साकार होगी। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।